नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रारंभिक परीक्षा 2022 की दृष्टि से जो टेस्ट सीरीज आयोजित की जा रही हैं उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसका पहला जो पेपर है वह मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति और साहित्य विषय से संबंधित आयोजित किया गया, जिसके कुछ प्रश्नों पर पूर्व में हमने चर्चा की है और इसके जो बचे हुए अंतिम प्रश्न हैं आज उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद आप किस विषय से संबंधित या फिर किस टॉपिक पर पर्टिकुलर लेक्चर चाहते हैं उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। और हर एक लेक्चर के बाद में एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया कीजिए। वो प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कुछ समय बाद आपके लिए जो वर्ष भर का करंट अफेयर है उसकी क्लासें भी होगी और प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, यानी कि हर बार जहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलते ही हैं उन पर भी आपको लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आइए चर्चा करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। भोपाल प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1922, 1928, 1938 या फिर 1932? हाँ जी, चलिए इसका आंसर करेंगे। सभी को आंसर करना है, ये इंतज़ार नहीं करना है कि अरे सर बताएंगे, उसके बाद हम देख लेंगे और नोट कर लेंगे। अपने से भी प्रयास करना है। उससे क्या होता है कि एक कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो है एक मोटिवेशन भी बिल्ड हो जाता है कि हाँ मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूँ, या फिर मैं परीक्षा में जाऊँगा तो मेरे सामने अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है तो हाँ मैं उसमें क्षमता रखता हूँ कि इसको मैं सही कर लूँगा। देखिए, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई थी। उसी से प्रेरित होकर भोपाल प्रजामंडल की स्थापना की गई और यह स्थापना हुई थी वर्ष 1938 में। कब हुई थी? वर्ष 1938 में। नाम से हमें ज्ञात हो जाता है कि इसकी स्थापना कहाँ हुई होगी? भोपाल में, याद रखिएगा। और इसकी जो प्रमुख मांग थी या फिर इसका जो उद्देश्य था वह था नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त करना। ठीक है, नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त करना, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम देखें अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अनुसुईया आश्रम कहाँ स्थित है? चित्रकूट, अमरकंटक, पंचमढ़ी या फिर ओमकारेश्वर? अनुसुईया आश्रम जो है वह कहाँ स्थित है? तो देखिए, अनुसुईया आश्रम की जब भी बात आती है तो यह हमें देखने को मिलता है चित्रकूट में, और चित्रकूट आपका स्थित है सतना में। ठीक है, चित्रकूट कहाँ स्थित है? सतना में। और सतना को विंध्य का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, विंध्य का प्रवेश द्वार कहा जाता है किसको? सतना को। अब देखिए, चित्रकूट के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे कि भगवान राम ने अपने वनवास का कुछ समय यहाँ बिताया था। ठीक है, वनवास काल उन्होंने कुछ समय तक यहाँ काटा। इसके बाद हम देखें कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्हें आप त्रिदेव के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने यहाँ पर बाल अवतार लिया। वर्ष 2005 में हम देखते हैं कि चित्रकूट को पवित्र नगर घोषित कर दिया गया। ठीक है, चित्रकूट को पवित्र नगर घोषित कर दिया गया, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आप याद रखिएगा कि चित्रकूट जो है वह मंदाकिनी नदी के किनारे हैं। ठीक है, किस नदी के किनारे हैं? मंदाकिनी। इसके अलावा एक और नदी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जिसका नाम है गुप्त गोदावरी। ठीक है, कौन सी नदी है? गुप्त गोदावरी। साथ ही चित्रकूट में आपको याद रखना है कि यहाँ पर गधों का मेला भी लगता है। ठीक है, गधों का मेला भी लगता है। देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि हमने तो पढ़ा था कि गधों का मेला उज्जैन में लगता है, सर बता रहे हैं कि चित्रकूट में लगता है। तो याद रखिएगा, गधों का मेला मध्य प्रदेश में 2 स्थानों पर लग रहा है। कहाँ कहाँ? एक आपका लग रहा है उज्जैन में, एक लग रहा है चित्रकूट में। अगर उज्जैन में ऑप्शन नहीं होता है तो चित्रकूट आपका सही उत्तर हो जाएगा। एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा आप देखिए चित्रकूट में कि यहीं पर महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना नानाजी देशमुख के द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? नानाजी देशमुख के द्वारा। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कुछ वर्ष पूर्व में ही नानाजी देशमुख को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जो देश का सर्वोच्च सम्मान है। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका उत्तर ये बता दीजिए कि इनको भारत रत्न कब मिला। ठीक है, मेरा प्रश्न क्या है आपसे कि नानाजी देशमुख को भारत रत्न कब दिया गया? आपके लिए प्रश्न है, उसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब देखिए, इसके अलावा यहाँ पर आप देखें चित्रकूट में तो 2 पर्वत आपको प्रमुख देखने को मिलते हैं, एक है कामतगिरी और एक है गिद्धराज पर्वत। ठीक है, इसके अलावा भरत मिलाप, हनुमान धारा, ऋषि अत्रि का आश्रम, इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर कि जानकी कुंड, सीता रसोई, रामघाट, ये सब यहाँ के जो है प्रसिद्ध स्थल हैं, ऐतिहासिक भी हैं और धार्मिक भी हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं। इनसे संबंधित जितने भी फैक्ट मैंने आपको बताए हैं सारे परीक्षाओं में पूछे गए हैं और कुछ ऐसे हैं जो परीक्षा में आपके आगे पूछे जाने की संभावना बनती है। चलिए, अगला प्रश्न है, रंग विदूषक थिएटर के संस्थापक कौन थे? हबीब तनवीर,
बिरजू महाराज, बंशी कौल या फिर विष्णु कुमार चिंचालकर। चलिए बताइए इसका आंसर। रंग विदूषक थिएटर जो है इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे भैया बंशी कौल जी, जो कि एक प्रसिद्ध रंग विदूषक या फिर यूं कहें कि रंगकर्मी भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, रंगकर्मी रहे हैं मध्य प्रदेश के। इनका जो जन्म है वह श्रीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? श्रीनगर में। और मृत्यु इनकी हुई दिल्ली में वर्ष 2021 में, हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। तो बन सकता है आपका प्रश्न। 20 से अधिक नाटकों का निर्देशन इनके द्वारा किया गया, लेकिन इनका जो प्रसिद्ध नाटक है, ठीक है, इनका जो प्रसिद्ध नाटक है वह है कहन कबीर। क्या नाम है उसका? कहन कबीर। वर्ष 2016 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है, वर्ष 2016 में। याद रखिएगा ये सारी चीजें, बिल्कुल। हाँ जी, देखिए चलिए आगे हम बढ़े। अगला प्रश्न है, परमाल रासो किसकी प्रमुख रचना है? इसूरी, केशवदास, जगनिक या फिर संत सिंगा जी। परमाल रासो किसकी रचना है? बिल्कुल, देखिए परमाल रासो जो रचना है वह है जगनिक की। किसकी रचना है? जगनिक की, जो कि कालिंजर नरेश परमाल देव के दरबारी कवि थे। इन्हीं के द्वारा आल्हा खंड की भी रचना की गई है, ठीक है, आल्हा खंड की भी रचना की गई है, जिसमें परमर्दी देव के जो दो प्रमुख सेनापति थे आल्हा उदल, इनकी शौर्य गाथाओं का वर्णन है। इनके द्वारा लड़ी गई 52 लड़ाइयों का वर्णन इसमें मिलता है। और कई इतिहासकार ये मानते हैं कि इनके द्वारा जो 52 लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, इनमें से यह कोई भी लड़ाई हारे नहीं। पृथ्वीराज चौहान ने जब आक्रमण किया था, शायद 1182 ईस्वी की बात है अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं, तो उस समय भी इन्होंने उस लड़ाई में भाग लिया था, याद रखिएगा। और आल्हा गायन की एक प्रसिद्ध गायिका हैं जिनका नाम है संजो बघेल, ठीक है, संजो बघेल। तो यहां से प्रश्न आपका बन सकता है, आल्हा गायन जो है विश्व का सबसे वृहद लोक गायन है, याद रखिएगा, ठीक है, विश्व का सबसे लंबा लोक गायन है आल्हा गायन। चलिए अगला प्रश्न है, भूमरा का शिव मंदिर किस काल से संबंधित है? मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल या फिर आपका गुप्तोत्तर काल। चलिए भूमरा का शिव मंदिर, चलिए आंसर करेंगे सभी इसका। भूमरा का शिव मंदिर जो है किस काल से संबंधित है, यह आपसे एग्जाम इसमें पूछा जा रहा है। आप इसको बिल्कुल ऐसे अटेम्प्ट करिए कि हाँ आप टेस्ट में ही सम्मिलित हुए हैं, ठीक है, आप टेस्ट में ही सम्मिलित हुए हैं। देखिए सबसे पहले हम देख लें कि भूमरा का शिव मंदिर है कहाँ, तो यह मध्य प्रदेश के सतना में स्थित है, ठीक है, मध्य प्रदेश के यह सतना में स्थित है और यह गुप्त काल से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम देखें कि मध्य प्रदेश में अन्य मंदिर भी हैं जो गुप्त काल से संबंधित हैं, जैसे कि नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ठीक है, और यह आपका अजयगढ़ पन्ना में है, ठीक है, अजयगढ़ पन्ना में यह स्थित है, याद रखिएगा। एक और मंदिर आपका मध्य प्रदेश में है, कौन सा? एक वह है आपका एरण विष्णु मंदिर, ठीक है, एरण का विष्णु मंदिर। यहां पर आप सभी को पता चल रहा होगा कि किस देवी या देवता को यह समर्पित है। एरण का विष्णु मंदिर जो है यह आपका सागर में है, और आप सभी को पता है कि एरण से ही सर्वप्रथम सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। फिर कभी इसके बारे में देखेंगे हम। इसके अलावा आप देखिए कि एक और मंदिर है तिगवा का विष्णु मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, और यह है जबलपुर में, ठीक है, कहां पर है? जबलपुर में। अगर आपसे बात पूछी जाए, जैसे कि यह तो मध्य प्रदेश के मैंने मंदिर आपको बता दिए हैं कि भाई तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर में है, एरण का सागर में है। दो मंदिर और प्रसिद्ध हैं जो कि गुप्त काल से संबंधित हैं, जैसे कि आपका एक देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर यह झांसी यूपी में है, और एक है आपका भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर, ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर यह झांसी यूपी में है, और एक है आपका लक्ष्मण मंदिर, ठीक है, यह कानपुर यूपी में है। यह दोनों मंदिर यूपी में है जो कि आपके गुप्त काल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, मड़ई किस जनजाति का सांस्कृतिक मेला है? गोंडों का, भीलों का, भारियाओं का या फिर बेगांव का? मड़ई किस जनजाति का प्रमुख पर्व या उत्सव है? चलिए आंसर करेंगे सभी। देखिए यहां पर आपको याद रखना है कि जो मड़ई है वह गोंड जनजाति का सांस्कृतिक मेला है। यहां पर इसके दो पर्व और है, कौन कौन से बताएं जरा, कौन कौन से हैं? बिल्कुल, लारूकाज और नवाखानी, ठीक है, लारूकाज और नवाखानी। देखिए गोंडों की अगर हम बात करें तो यह
प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह की जनजाति है और द्रविड़ परिवार से संबंधित रखती हैं। याद रखिएगा, भारत की यह सबसे बड़ी जनजाति है और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा या फिर हम कहें कि मध्य प्रदेश के पूर्वी व दक्षिणी जिलों में यह देखने को मिलती हैं और सर्वाधिक अगर आपसे कोई पूछे तो यह छिंदवाड़ा में आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा भारत की तो यह सबसे बड़ी हैं, लेकिन अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में तो यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। देखिए यहाँ पर आंकड़ों में कई बार हम किताबों में देखते हैं कि अब मध्य प्रदेश की भील की जगह कहीं गोंड लिखा हुआ है, कहीं भारत की गोंड की जनजाति सबसे बड़ी है तो वहाँ भील लिखा हुआ है। जब जनगणना के आंकड़े आ जाएंगे तभी हम उस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, तभी आपको सही मानना है। अभी आपको 2011 के जो आंकड़े थे उसके अनुसार ही उस डेटा को सही मानना है, याद रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल। अब गोंड जनजाति से प्रश्न आता है कि इनका प्रधान व्यवसाय क्या है, तो वह है कृषि और इनकी जो कृषि की पद्धति है वह बारी कहलाती है, जो कि झूम कृषि का ही एक रूप आप कह सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। और मुख्य भोजन के बारे में प्रश्न आते हैं कि मुख्य भोजन क्या है, तो वह बाजरा का बनता है। बाजरा का एक मिठाई ये कह सकते हैं, खीर टाइप है, कोदो कुटकी करके खीर बनती है इनकी। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में कोदो कुटकी से प्रश्न आ सकता है या फिर कभी सीधा सीधा बाजरा से पूछ सकते हैं आपसे प्रश्न। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल। इनकी विवाह पद्धतियों के बारे में, इनकी उपजातियों के बारे में सबसे आपको प्रश्न याद रखना है। जैसे कि उपजातियों में हम याद रखेंगे अगरिया हो गई, प्रधान हो गई, ओझा हो गई। अगर हम विवाह प्रथा की बात करें तो उसमें देखिए बहु विवाह प्रथा इसमें प्रचलन में है। ठीक है, बहु विवाह का प्रचलन इनमें देखने को मिलता है। उसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि सेवा विवाह हो गया, आपका दूध लोटावा विवाह हो गया, इसके अलावा आपका चढ़ विवाह हो गया। तो जो चढ़ विवाह है ना, चढ़ विवाह सर्वाधिक प्रचलित है किसमें, गोंड जनजाति में। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप लिख लीजिएगा जो भी मैंने लिखे हैं और कुछ मैंने बोले भी हैं। सातवाहनों की मुद्रा मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त नहीं हुई है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सातवाहनों की। ठीक है, तो सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। ठीक है, और यह अपने को एक अन्य नाम से भी पुकारते थे, यानी कि यह उपाधि इन्होंने स्वयं को दी थी, क्या, दक्षिणापथ स्वामी। सातवाहन स्वयं को क्या कहते थे, दक्षिणापथ स्वामी, यानी कि हम दक्षिण के पथ के स्वामी हैं, याद रखिएगा। और जो सातवाहन कालीन समाज था वह मात्र सत्तात्मक था। ठीक है, ये हाल ही में एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं, याद रखिएगा। सातवाहन शासक ऐसे पहले शासक हुए हैं जिन्होंने शीशे के सिक्के जारी किए। ठीक है, किसके सिक्के, शीशे के सिक्के इनके द्वारा जारी किए गए। मध्य प्रदेश में उज्जैन हो गया आपका, देवास हो गया, जबलपुर हो गया, होशंगाबाद हो गया, विदिशा हो गया, इन सारे स्थानों से इनके सिक्के प्राप्त होते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कहां से प्राप्त नहीं होते हैं, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, यानी कि दमोह से इनके सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके बारे में कहा जाता है कि उसकी मृत्यु से विद्या और विद्वान निराश्रित हो गए, मुंजे, सिंधुराज, भोज या फिर मुचकुंद। चलिए आंसर करिए, बिल्कुल आंसर करेंगे इसका सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है आपका क्या, भोज। ठीक है, राजा भोज इसका उत्तर होगा। जब राजा भोज जीवित थे तब विद्वान यह कहते थे कि अद्यधारा, सदाधारा, सदा लांबा सरस्वती, पंडिता मंडिता सर्वे भोजराजे भुवि स्थित है, यानी कि आज जब भोजराज जीवित हैं तो जो धारा नगरी है वह सदा धारा है। ठीक है, माँ सरस्वती को सदा आलम मिला हुआ है, सभी पंडित आदृत हैं, यह उस समय के विद्वान कहते थे इनकी विद्वता के कारण। जब इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, जब राजा भोज की मृत्यु हो गई तब उन्होंने क्या कहा कि अद्यधारा, निराधारा, निरालंबा सरस्वती, पंडिता खंडिता, और उसके बाद इन्होंने क्या कह दिया कि एक जगह पहले सर्वे राजा भुवि स्थित थे लेकिन अब दिवंगत हो गए। ठीक है, यानी कि आज जब राजा भोज की मृत्यु हो गई तो धारा नगरी बिना आधार वाली हो गई और माँ सरस्वती बिना आलंब की हो गई, सभी पंडित खंडित हो गए। तो इनके समय पे ऐसी पंक्तियां इनके सम्मान में कही गई, तो राजा भोज इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इनके बारे में हम पूर्व में बहुत अच्छे से चर्चा कर चुके हैं, इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन पर हमने चर्चा कर ली है। चलिए अगला प्रश्न है, इत्रदार महल किस दुर्ग में स्थित है, ग्वालियर दुर्ग, गिन्नौरगढ़ दुर्ग, रायसेन दुर्ग या फिर मांडू दुर्ग। तो जो इत्रदार महल है आपका वह रायसेन दुर्ग में स्थित है। ठीक है, कहां पर है, रायसेन दुर्ग में। अब रायसेन दुर्ग में 3 महल आपको याद रखने हैं। पहला तो हमने लिखा है इत्रदार, दूसरा है बादल महल
और तीसरा है आपका राजा रोहित का महल। ठीक है, तो ये जो दो महल हैं इनका निर्माण करवाया था राजा राज बसंती ने। ठीक है, ये प्रश्न आता है, राजा राज बसंती के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था, याद रखिएगा, यह रायसेन में स्थित है। अब देखिए दूसरा है आपका गिन्नौरगढ़ का दुर्ग। ठीक है, गिन्नौरगढ़ का दुर्ग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपका जो है तोतों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर तोते बहुत संख्या में पाए जाते हैं और इसका जो यह जो स्थित है आपका, या फिर निर्माण की बात करें तो जो गिन्नौरगढ़ का दुर्ग है आपका, उसका निर्माण करवाया था राजा उदयवर्मन के द्वारा। ठीक है, राजा उदयवर्मन के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और यह अशरफी पहाड़ी सीहोर में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, सीहोर में स्थित है। अशरफी पहाड़ी से भी सीधा सीधा प्रश्न आपका बन सकता है कि यह पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो आप बता सकते हैं कि यह सीहोर में स्थित है। ठीक है, बिल्कुल, हाँ जी। देखिए अब अगला है आपका कौन सा, इसमें ऑप्शन अगर हम देखें, सभी ऑप्शन पे चर्चा कर ही लेते हैं क्योंकि आगे भी आपको हेल्प करेगा। ग्वालियर का दुर्ग, ठीक है, इसको जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का जिब्राल्टर इसको कहा जाता है। इसके अलावा किलो का रत्न भी इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, किलो का रत्न भी इसको कहा जाता है, यह भी प्रश्न कई बार बनता है। अब अगला प्रश्न क्या निकल कर आता है कि इसका निर्माण किसने करवाया। ठीक है, ग्वालियर के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो एक शासक हुए हैं कछवाहा वंश के, जिनका नाम था सूरज सेन। ठीक है, सूरज सेन के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, याद रखिएगा। मांडू दुर्ग आपका कहाँ स्थित है, वह धार में स्थित है और यहाँ कई महल हैं आपके, जैसे कि हिंडोला महल हो गया है ना, बाज बहादुर का महल हो गया, रानी रूपमती का महल हो गया, ये सारे यहाँ से संबंधित हैं, तो याद रखिएगा। अब देखिए ये थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए, जैसे कि जिस टेस्ट सीरीज पर हम चर्चा कर रहे हैं, आप देख ही पा रहे होंगे कितने महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। 27 नवंबर से यह टेस्ट श्रृंखला आयोजित की जा रही है। पहला पेपर आपका 27 तारीख को हो चुका है, जो कि मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति व साहित्य संबंधित था। टोटल जो है आपके 42 टेस्ट आयोजित किए जाएंगे, 15 यूनिट वाइज, 20 FLT और 7 CSET के पेपर होंगे। रैंकिंग लिस्ट हर टेस्ट पेपर के बाद आपको जारी की जाएगी, वहाँ पर आप पता कर सकते हैं कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव आंसर की मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में यह पेपर कंडक्ट करवाए जाएंगे और यह आपके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में है। ऑनलाइन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इंदौर में आप उपलब्ध नहीं है, कहीं दूर से तैयारी कर रहे हैं अपनी, तो आप प्ले स्टोर से MGICS का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। जो इंदौर में मौजूद हैं वो प्रयास करें कि संस्थान पर आकर, यहाँ पर आकर आप टेस्ट सीरीज लगाएं। ठीक है, इसके अलावा MPPSC प्रीलिम्स 2022 को टारगेट करते हुए 7 दिसंबर से हमारा एक बैच चल रहा है, शाम को 4 बजे से, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में यह बैच चल रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम से पूर्व आपकी तैयारी पूर्ण करवा दी जाएगी और श्योर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में आप सफल हो जाएंगे। आगे की रणनीति फिर जब भी सफल होंगे प्रारंभिक परीक्षा में, उसके बाद आगे की रणनीति के लिए मुख्य परीक्षा के लिए भी बैच चलाए जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप ये नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, 2 नंबर, इन पर आप कॉल कर सकते हैं, पूरी जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों पर। मध्य प्रदेश की प्राचीन जनपद के संबंध में सही जोड़ी नहीं है। मध्य प्रदेश की प्राचीन जनपद के संबंध में सही जोड़ी नहीं है। देखिए ये जो नहीं वर्ड है, कई बार हम एग्जाम में देखते नहीं हैं और प्रश्न गलत कर देते हैं, तो एग्जाम में मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हर एक प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, पर्याप्त समय आपको एग्जाम में मिलता है। अवंती उज्जैन बिल्कुल सही बात है, तुंडीकर दमोह सही है, दशान विदिशा सही है, लेकिन चेदी निमाड़ यह गलत है। ठीक है, चेदी निमाड़ यह गलत है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, यानी कि यहाँ चेदी के साथ क्या आएगा बताइए। हाँ जी, तो यहाँ चेदी के साथ आना चाहिए क्या, खजुराहो। ठीक है, खजुराहो इसकी राजधानी हुआ करती थी, याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, कंफ्यूज कर देंगे। चलिए, सांची स्तूप के खोजकर्ता कौन है, जनरल टेलर, विष्णु वाकरकर, अरुण सोनकिया या फिर कनिंगम। सांची स्तूप, देखिए सांची की स्तूप की हम बात करें तो भारत में स्थित सभी स्तूपों में बौद्ध धर्म से संबंधित यह सबसे बड़ा स्तूप है, याद रखिएगा। इसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा 3री शताब्दी में करवाया गया था। ठीक है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इसका निर्माण करवाया गया था, याद रखिएगा। और भारत का सबसे बड़ा स्तूप है बौद्ध धर्म से संबंधित। जो महात्मा बुद्ध हैं उनके 2 शिष्य हुए हैं। ठीक है, कौन कौन, एक है महामौदगलायन और एक है सारीपुत्र। उनकी अस्थियां इस सांची के स्तूप में रखी गई हैं, याद रखिएगा। इसकी खोज की गई थी जनरल टेलर के द्वारा और इसे वर्ष 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। तो याद रखिएगा, ये सारे फैक्ट आपके सांची के स्तूप से बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, चरण पादु का नरसंहार किस नदी के किनारे हुआ था, सोन, केन, उर्मिल या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, चरण पादु का नरसंहार से बढ़ने से पहले हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। जब देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था
तो उसी से प्रेरित होकर या फिर उसको सहयोग प्रदान करने के लिए ऐसी ही एक सभा या फिर ऐसा ही आंदोलन मध्य प्रदेश में भी आयोजित किया जा रहा था। कहाँ पर? छतरपुर में। ठीक है, छतरपुर में। दिन था मकर संक्रांति का, तारीख थी 14 जनवरी 1931। ठीक है, इस दिन छतरपुर के सिंहपुर चरण पादुका में उर्मिल नदी के किनारे एक सभा आयोजित की जा रही थी और इस सभा पर जो है यहाँ के जो कर्नल थे उस समय के, फिशर, उनके द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलवा दी गई और कई लोग यहाँ पर मारे गए। बाद में इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड से जोड़ा गया, यानी कि वहाँ पर भी इसी प्रकार की एक घटना हुई थी और इसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। जो चरण पादुका नरसंहार है वह उर्मिल नदी के किनारे छतरपुर में हुआ था। 14 जनवरी 1931 का वह दिन था और इसी दिन मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति भी मनाई जाती है और उस दिन भी यहाँ पर मकर संक्रांति का पर्व और एक सभा आयोजित की जा रही थी। इस सभा में क्या था कि स्वदेशी का समर्थन करना है, स्वदेशी की ज़्यादा उत्पादों का उत्पादन करना है और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, यही सभा का उद्देश्य था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भीलों द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? झूम, बेवार, पड़त या फिर चिमाता? चलिए आंसर करिए इसका। भीलों के द्वारा जो खेती की जाती है उसको क्या कहते हैं? बिल्कुल, देखिए जो भील जनजाति है यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है और विशेषतः ये आपको धार, झाबुआ, अलीराजपुर में देखने को मिलेगी। ठीक है, धार, झाबुआ और अलीराजपुर में आपको देखने को मिलेगी, याद रखिएगा। इनके द्वारा जो खेती की जाती है उसे चिमाता कहा जाता है, याद रखिएगा। अगर हमें भीलों के द्वारा में विस्तृत वर्णन या फिर विस्तृत जानकारी चाहिए तो एक किताब है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, द भील्स अ स्टडी। टीबी नायक के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है जिसमें भीलों के बारे में विस्तृत प्रकार का वर्णन यानी कि विस्तृत रूप से वर्णन हमें देखने को मिलता है। भील जनजाति का अगर मूल स्थान आपसे पूछा जाए तो मूल स्थान इनका क्या है? राजस्थान। ठीक है, यह प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया गया है कि भील जनजाति का मूल स्थान कौन सा है। वहां मध्य प्रदेश भी ऑप्शन में था, राजस्थान भी ऑप्शन में था, सभी मतलब आसपास के जो भी स्टेट हैं सभी ऑप्शन में थे, लेकिन याद रखिएगा मध्य प्रदेश इसका मूल स्थान नहीं है, इसका मूल स्थान क्या है? राजस्थान। ठीक है, अब देखिए इसकी जो उपजातियां हैं उन पर बात कर लेते हैं। जैसे कि एक हो गई भीली, एक हो गई भीलाला, एक हो गई बरेला। ठीक है, अब सबसे बड़ी जो इनकी उपजाति है वह है भीलाला और इसका मूल स्थान है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो मूल स्थान से प्रश्न पूछे जाने लग गए हैं तो ये भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। दो भील जनजाति की उपजातियों के बारे में आपको याद रखना है, एक है तड़वी भील और एक है उमड़ी भील। ठीक है, जो उमड़ी भील है वह इस्लाम धर्म को मानते हैं और जो तड़वी भील है इन्होंने औरंगजेब के समय पर इनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया था। ये प्रश्न आपके बन सकते हैं थोड़े से ना, तो याद रखिएगा भील जनजाति के बारे में। बिल्कुल सारी चीजें मैंने बता दी, इससे पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं, इसलिए जो कुछ नए फैक्टर थे जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं उनके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। अगला है, बघेली बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश, मगधी अपभ्रंश, अर्धमागधी या फिर कन्नौजी? तो जो बघेली बोली है वह पूर्वी भाषा का एक रूप है और यह अर्धमागधी का अपभ्रंश है, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, अर्धमागधी का अपभ्रंश है, पूर्वी हिंदी का यह रूप है, याद रखिएगा। और मुख्यतः मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, सीधी व शहडोल वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, रीवा, सतना, सीधी व शहडोल वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, जमुना देवी के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? इनका जन्म धार जिले के सरदारपुर में हुआ, वे प्रदेश की पहली उप मुख्यमंत्री थी, वे लोकसभा तथा राज्यसभा की सांसद भी रह चुकी हैं। तो देखिए जमुना देवी जो है कि कहें कि प्रसिद्ध पॉलिटिशियन रही है मध्य प्रदेश की। इनका जन्म धार जिले के सरदारपुर में हुआ, बिल्कुल सही बात है, और मृत्यु इनकी हुई थी मध्य प्रदेश के इंदौर में। तो यह कथन आपका सही हो जाता है। ऑप्शन बी की तरफ बढ़ें, वे प्रदेश की पहली उप मुख्यमंत्री थी, बिल्कुल सही बात है। 1998 में मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी। वे लोकसभा तथा राज्यसभा की सांसद भी रही हैं, बिल्कुल सही बात है। वह 1962 में लोकसभा चुनाव जीती और 1978 में वह राज्यसभा का चुनाव भी जीती। 6 बार झाबुआ से विधायक भी रही हैं, पहली जो विधानसभा थी उनकी सदस्य भी रही हैं, और मध्य प्रदेश में इनको बुआजी के नाम से भी जाना जाता है, बुआजी के नाम से यह प्रसिद्ध थी। यानी कि तीनों ऑप्शन सही हैं, और भी फैक्ट आप जो मैंने बताया वो ऐड कर लीजिएगा। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है कि असत्य कथन, तो कोई भी कथन असत्य नहीं है, इनमें से कोई नहीं, यह वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला है मकड़ाई का किला कहाँ स्थित है? दतिया, रीवा, अनूपपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। मकड़ाई का किला कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइए। देखिए मकड़ाई का जो किला है वह मध्य प्रदेश के हरदा में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? हरदा में यह स्थित है, याद रखिएगा। बिल्कुल नोट करते चलिए, हर एक चीज को नोट करते चलिए। ठीक है, बिल्कुल। इसके निर्माण के बारे में अगर आपसे पूछा जाए मकड़ाई के किले के बारे में, तो इसका निर्माण करवाया था राजा मकरंद शाह के द्वारा। ठीक है, राजा मकरंद शाह के द्वारा। अब देखिए मकड़ाई का किला जो है वह आपका हरदा में है, और हरदा में हंडिया एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है जहाँ की नर्मदा का नाभि कुंड स्थित है, या फिर यानी कि यहाँ पर नर्मदा का मध्य बिंदु आप देख सकते हैं। हंडिया में ही आपको देखने को मिलेगी मुल्ला दो प्याजा की मज़ार। ठीक है, मुल्ला दो प्याजा की मज़ार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा हरदा के नेमावर में आप सिद्धनाथ मंदिर भी देख सकते हैं, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। इससे प्रश्न आपके पटवारी में पहले पूछा गया है। अगला है मंदसौर स्थित पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखिएगा पशुपतिनाथ मंदिर की जब भी बात आती है तो एक कथन आपके या फिर एक तथ्य आपके दिमाग में आना चाहिए कि भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि अष्टमुखों वाला है, यानी कि भगवान शिव के यहाँ पर 8 मुख हैं, इसलिए इसे अष्टमुखी पशुपतिनाथ महादेव का मंदिर भी कहा जाता है। अन्य अगर विश्व में हम बात करें तो नेपाल के काठमांडू में ऐसा मंदिर देखने को मिलता है, और यह आपका शिवना नदी पर, शिवना नदी के किनारे पर यह स्थित है, याद रखिएगा। और शिवना आगे चलकर चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, ये सारी चीजें आप याद रखना है। मंदसौर में ही मंदसौर का किला आपको देखने को मिलेगा, जिसका निर्माण करवाया गया था अलाउद्दीन के द्वारा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, याद रखिएगा, मंदसौर से संबंधित। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि इस किले में कितने दरवाजे हैं भैया, मांडू के किले में कितने दरवाजे हैं। एक बार प्रश्न पूछ लिया गया कि मंदसौर के किले में कितने दरवाजे हैं, तो इसमें 12 दरवाजे लिख लो। ठीक है, कितने दरवाजे हैं? 12 दरवाजे इसमें हैं। ठीक है भैया, हाँ जी। अब मंदसौर से एक चीज़ और क्या निकल कर आती है कि यहाँ पर रावण का ससुराल भी स्थित है, पौराणिक कथाओं में ऐसा कहा गया है। और यह प्रश्न पीईबी ने भी पूछ लिया है कि रावण का ससुराल मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित था, ऐसा जो पौराणिक कथाओं में लिखा गया है। तो ऐसा माना जाता है कि जो मंदोदरी थी रावण की पत्नी, वह मंदसौर से स्थित थी, और मंदसौर का पूर्व नाम इसीलिए दशपुर भी था, दशानन के नाम पर, और वहाँ आज भी पूजा होती है। ठीक है, मंदिर बना हुआ है, रावण की वहाँ मूर्ति स्थापित की गई है। तो थोड़ा सा ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किस साहित्यकार को कठिन्य काव्य का प्रेत कहा जाता है? पद्माकर, गजानन मुक्तिबोध, केशव दास या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए आंसर करिए इस प्रश्न का। बिल्कुल, कुछ ही प्रश्न आपके बचे हैं, इसके बाद हम किसी और टॉपिक पर सेशन लेकर आएंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, चलिए, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशवदास को। केशवदास का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के ओरछा में, याद रखिएगा। ठीक है, इन्हें रीतिकाल के प्रवर्तक कवि भी कहा जाता है। रीतिकाल के प्रवर्तक कवि इनको कहा जाता है। इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि रसिक प्रिया हो गई, फिर आपके आ जाती है कवि प्रिया, इसके बाद आ जाती है जहांगीर जस चंद्रिका। ये कुछ इनकी रचनाएं हैं, रामचंद्रिका, है ना। तो ये एग्जाम में पूछी गई है कई बार। एक तो ये कि आपको ये कहाँ कहाँ हेल्प करेगी, एमपीपीएससी में आपको हेल्प करने वाली हैं। इसके अलावा आपको हिंदी वाला जो पोर्शन आता है जिस भी एग्जाम में, जैसे कि आपका पटवारी हो गया, ऐसा ही हो गया, इन एग्जाम में भी ये रचनाएं जो है आपको हेल्प करेगी, क्योंकि ये प्रश्न आते हैं सीधे सीधे वहां पर। चलिए, अगला प्रश्न है कि उपरोक्त कथनों में से सही का चयन करें। गणगौर मालवा क्षेत्र का एक लोक नृत्य है, यह सावन के महीने में किया जाता है। देखिए, गणगौर पर्व की हम बात करें तो यह मालवा क्षेत्र का ना होकर यह निमाड़ क्षेत्र का एक प्रमुख लोक नृत्य है। तो ऑप्शन ए तो आपका गलत हो जाता है। दूसरा है कि यह सावन के महीने में किया जाता है, नहीं, यह चैत्र माह में किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके दोनों जो हैं वह गलत हो जाते हैं ऑप्शन, और ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न है इस सेशन का, इसके बाद मैं आपको प्रश्न दूंगा तो रुकिएगा, है ना। सीतामढ़ी मंदिरों का समूह कहाँ स्थित है? भोजपुर, चंदेरी, मंडला या फिर खंडवा। सीतामढ़ी मंदिरों का समूह कहाँ स्थित है? चलिए आंसर करिए इसका। सीतामढ़ी मंदिरों का समूह कहाँ स्थित है? बिल्कुल, देखिए जो सीतामढ़ी मंदिरों का समूह है वह चंदेरी में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाता है। यहीं पर आपको 32वीं बावड़ी भी देखने को मिलेगी। ठीक है, कोशक महल आपको देखने को मिलेगा जो कि 7 मंजिला है। ठीक है, यहीं पर आपको जौहर कुंड देखने को मिलेगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो पहला जौहर हुआ था वह चंदेरी में हुआ था, और चंदेरी में ही बैजू बावरा की समाधि भी है। ठीक है, बैजू बावरा की समाधि भी है, कहाँ पर? चंदेरी में। चलिए, तो
तो आज के सेशन का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ले लेते हैं, और प्रश्न आपके लिए ये होमवर्क में दिया जा रहा है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इसका उत्तर। वर्तमान में मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? जस्टिस शीला खन्ना, श्रीमती उषा चतुर्वेदी, डॉक्टर राघवेंद्र या फिर श्री द्रविंद्र मौर्य। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सेशन अगर आपको पसंद आ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इन सेशन को अपने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शेयर जरूर करें। वहाँ पर आप विभिन्न प्रकार के आपके विभिन्न प्रकार के दोस्तों के लिए जो स्टेटस लगाते हैं, वहाँ पर इस लिंक को भी शेयर करें और सभी से बोलिए कि क्लास ज्वाइन करें, ताकि सभी तक ये चीज़ें पहुँच पाएँ, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप MGICS इंस्टीट्यूट को विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप इनको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप MGICS की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी सभी जो कोर्सेज हैं उनके बारे में। यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी नए छात्र हैं वो चैनल से जरूर जुड़िएगा। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर रोजाना जो है आपकी जो परीक्षाएं मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आयोजित की जाती हैं उनसे संबंधित यहाँ पर डेली क्विज होती है, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ आयोजित की जाती हैं। इंस्टाग्राम पर आप इसका पेज फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पर भी इसका पेज आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये बात कहना चाहूँगा कि आप अगर ऑनलाइन माध्यम में पढ़ाई करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर विभिन्न बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से इसका ऐप डाउनलोड कर लें और वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बीच में नंबर भी बता दिए थे कि उन नंबर के माध्यम से आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे आप किसी भी महत्वपूर्ण विषय या फिर टॉपिक से संबंधित कोई सेशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। दोबारा मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद। जय हिंद।